हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आईपीसी के सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन का विश्लेषण करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सरकार का सेवक सेक्शन 14 धारा 14 में सरकार के सेवक की परिभाषा का अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट क्या है। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक की जो संकल्पना है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि लोक सेवक की कई कोटियों को उसमें प्रमाणित कर दिया गया है। यानी कई ऐसी श्रेणियां या कोटि या कैटेगरी को उसमें शामिल कर दिया गया है कि ये भी लोक सेवक होगा, ये भी लोक सेवक होगा। लोक सेवक की कोई एक पार्टिकुलर परिभाषा नहीं दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि ये श्रेणी के भी लोक सेवक में शामिल होंगे। और पब्लिक सर्वेंट होगा, उसके विरुद्ध आपराधिक या सिविल कार्रवाई भी हो सकती है। अतः सेक्शन 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें परिभाषा में किन किन को शामिल किया गया है। तो इस परिभाषा में टोटल 13 खंड है। आईपीसी में टोटल 12 खंड है और एक 13वां जो खंड है वो राजस्थान सरकार के द्वारा संशोधन करके स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे जो पहला प्रथम खंड था उसे विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा निरसित यानी रिपील कर दिया गया था। और दूसरा जो इसका क्लोज है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर यानी एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स ऑफ इंडिया, भारत की तीनों सेनाएं हैं और उन तीनों सेनाओं का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, आयुक्त ऑफिसर होगा, जो कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होगा, वो लोक सेवक माना जाएगा। और तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग से 3 एक्ट बने हुए हैं। ये लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। अब आते हैं अपन थर्ड जो क्लोज है, तीसरे खंड में है जजेज। हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी न्याय निर्णय कार्यों को, चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर किया गया हो, यानी थर्ड कैटेगरी में आता है एवरी जज। किसी भी प्रकार का कोई न्यायाधीश है, और न्यायाधीश की परिभाषा देखी थी सेक्शन 19 में। तो हर प्रकार का न्यायाधीश है, चाहे वो एक अकेले व्यक्ति के रूप में कार्य करता हो या एक बॉडी के रूप में कार्य करता हो। और क्या कार्य करता हो? न्याय निर्णय का कार्य, यानी जो एडजुडिकेटरी फंक्शन करता है, न्याय निर्णय का कार्य करता है, वो हर न्यायाधीश लोक सेवक है। धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा देखी थी, उसमें यह था कि पदनाम से न्यायाधीश भी शामिल है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधीश है जो किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, वो न्यायाधीश है। तो धारा 21 का तीसरा क्लोज ये कहता है कि प्रत्येक न्यायाधीश लोक सेवक माना जाएगा। फोर्थ इसका क्लोज आता है, वो आता है ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्यायालय के अधिकारी। थर्ड में तो था कि न्यायालय जितने भी न्यायाधीश होंगे वो लोक सेवक है। अब न्यायाधीश में जो न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो उसके साथ में अन्य जो सहायक कर्मचारी होंगे, स्टेनो होगा, पेशकार होगा, एलडीसी होगा और पीपी होंगे, यानी न्यायालय के जो ऑफिसर होंगे उनको भी लोक सेवक की श्रेणी में माना गया है। वो है फोर्थ, चौथे पॉइंट में माना गया है। तीसरे में न्यायाधीश लोक सेवक है, चौथे में अपन डिस्कस करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हर ऐसा न्यायालय का ऑफिसर जिसमें क्या शामिल होता है, जैसे रिसीवर अपॉइंट किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो वो भी क्या है, लोक सेवक है। और कोर्ट के द्वारा कोई कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, वो लोक सेवक है। और किसी फर्म का या कंपनी का समापन होता है तो समापक नियुक्त किया जाता है, लिक्विडेटर, वो भी क्या होता है, न्यायालय के ऑफिसर में आता है।
उस ऑफिसर का कर्तव्य क्या है कि किसी तथ्य या विधि की कोई रिपोर्ट है उसका इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी रिपोर्ट दे, कोई डॉक्यूमेंट बनाए, किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करे, या किसी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोजल करे, उसको अपने अधिकार में ले, या कोर्ट की कोई प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन करे, या उसे ओथ यानी उसमें शपथ ग्रहण कराए। यानी न्यायालय का हर ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय के प्राधिकार के अधीन किसी भी कर्तव्यों का निर्वहन करता है वो न्यायालय का ऑफिसर माना जाएगा। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को दान करता है, शपथ ग्रहण करता है, डॉक्यूमेंट को बनाता है, डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करता है, कोर्ट में अपन सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, तो जो कॉपी देने वाला अधिकारी होता है, न्यायालय की किसी आदेशिका यानी समन वारंट उसका एग्जीक्यूशन करने वाला कोई है, तामिल कुनिंदा होता है। तो हर ऐसा ऑफिसर जो विशेष रूप से न्यायिक कर्तव्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है वो न्यायालय का ऑफिसर माना जाएगा और वो लोक सेवक की परिभाषा में शामिल होगा। अगला है 5वां खंड, 5th। उस 5वें खंड में ये लिखा है कि किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने के लिए जूरी, असेसर या पंचायत का सदस्य, यानी एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, वो क्या करता है, किसकी सहायता करता है, कोर्ट की या लोक सेवक की। अब कोर्ट की सहायता करने के लिए पहले जूरी के सदस्य होते थे, वो विश्लेषण करते थे, या किसी लोक सेवक की सहायता करने के लिए कुछ जूरी और असेसर नियुक्त किया जाता है, या कोई पंचायत का मेंबर अपॉइंट किया जाता है, तो वो क्या होगा, लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। नेक्स्ट है 6th क्लोज, 6ठा क्लोज, उसमें है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थम। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 पारित किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विवादों को मध्यस्थम के माध्यम से सुलझा सकता है। तो उस अधिनियम के तहत कोई भी आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है या कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई मामला डिसीजन करने के लिए उसे सौंपा जाता है, तो वो भी लोक सेवक है। आर्बिट्रेटर कौन होगा, उस एक्ट के तहत पक्षकार खुद अपॉइंट करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जैसे कोर्ट किसी मामले को रेफर कर सकता है कि आप इसको मध्यस्थम के द्वारा सुलझाओ, या किसी विशेष व्यक्ति को कोई स्पेशल मामला सौंपा जा सकता है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा सौंपा जा सकता है या सक्षम अथॉरिटी के द्वारा सौंपा जा सकता है, तो वो क्या होगा, मध्यस्थम होगा। मध्यस्थम भी क्या होगा, लोक सेवक माना जाएगा। जैसे सीपीसी में आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कि मामलों का जो अनुकूल के तौर पर निपटारे के लिए लोक अदालत है, मध्यस्थम है, सुलह है, समझौता है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसा दायित्व सौंपा जाता है तो वो लोक सेवक माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 7th 7वां खंड, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि हर ऐसा व्यक्ति जो पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध यानी डिटेन में रख सकता है या उसके लिए उसे रखने के लिए सशक्त किया गया हो, वो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। अर्थात 7th क्लोज ये कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय virtue ऑफ विच इज यानी एम्पावर्ड टू ए प्लेस एंड कीप एनी पर्सन कंफाइनमेंट, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी पद धारण करता हो, कौन सा पद धारण करता हो, उस पद के आधार पर वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, कंफाइनमेंट डिटेन में रख सकता है, उसके लिए उसको सशक्त किया गया है, तो वो लोक सेवक हैं। जैसे जेल के अंदर जेलर है या अधिकारी है तो उनको क्या अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो, निरोध कर सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति को जो रोके रखता है, परिरोध में रखता है, उसके लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। 8वां क्लोज देखते हैं। नेक्स्ट 8 क्लोज में लिखा है कि सरकार का हर ऑफिसर जिसे इस ऑफिसर पद के होने के नाते उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपराधों का निवारण करने के लिए इतला दे, यानी टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, यानी जो ऑफेंस है उसको प्रिवेंट ऑफेंसेस यानी उस अपराधों को निवारण करने के लिए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, यानी कोर्ट के अंदर क्या करता है, प्रोटेक्ट टू पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वेंशन, और उसे लोक स्वास्थ्य क्षेम और सुविधा की संरक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक की श्रेणी में आएगा। यानी 8 क्लोज जो इम्पोर्टेंट क्लोज है
उसमें ये कहा गया है कि सरकार का हर ऑफिसर, यानी गवर्नमेंट का जो एवरी ऑफिसर है, सेक्शन 14 में सरकार के सेवक की परिभाषा दी थी, तो वो पूरी इसमें क्या है, शामिल है सरकार के सेवक में। तो सरकार का हर ऑफिसर जिसका क्या कर्तव्य है, पहला कि अपराध के निवारण करने के लिए इतला दे। उसका कर्तव्य है कि जहाँ भी वो पोस्टेड है तो उनका ये ड्यूटी होती है कि वो अपराध के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, नज़दीकी पुलिस थाने को या निकटतम मजिस्ट्रेट को। तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपराध के निवारण की इतला दे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 37 में ये प्रावधान है कि वो कोई भी पब्लिक जनता है वो भी अपराध के निवारण की सूचना दे। उसी तरह उसका और क्या कर्तव्य होता है कि अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे। जैसे कोई अपराधी होता है तो वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, चालान पेश किया जाता है। तो ऐसे अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करने का जिस व्यक्ति पर कर्तव्य है, जिस ऑफिसर पर कर्तव्य है, वो लोक सेवक है। उसके अलावा उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि पब्लिक हेल्थ, यानी लोक स्वास्थ्य, सुविधा, सेफ्टी, कन्वेंस की रक्षा करने का कर्तव्य है। तो पब्लिक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा की संरक्षा करने का कर्तव्य किसका है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कर्तव्य किसका है? मिलिट्री, पैरामिलिट्री सर्विस जो पुलिस होती है, वो लोगों के स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा के करने का कर्तव्य है। वो सब ऑफिसर इसके अंतर्गत आते हैं। अब स्वास्थ्य के लिए जैसे किसी खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए नमूने लेने हैं तो मेडिकल ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वो स्वास्थ्य की सेफ्टी की रक्षा के लिए, तो वो भी क्या होगा? ऑफिसर लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। तो 8वें खंड का मतलब है हर ऑफिसर जो अपराध की इतला देने का कर्तव्य है, अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करने का कर्तव्य है, और जिसे लोगों के स्वास्थ्य, क्षेम और उसकी सुविधा की रक्षा करने का कर्तव्य है, वो क्या होगा? लोक सेवक माना जाएगा। कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं इस 8वें खंड के। जैसे एक सरकारी स्कूल का शिक्षक होता है, वो जिस स्कूल में या गांव में नियुक्त होता है तो उसका कर्तव्य है कि वहाँ अपराध की इतला दे, तो वो भी क्या होगा? एक लोक सेवक होगा। अजमेर राज्य वर्सेस शिवाजी लाल 1959 में ये कोर्ट ने डिसाइड किया था। उसी तरह एक केस आया था नसरुद्दीन वर्सेस एम्परर 1870, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि गांव में नियुक्त एक पटवारी भी क्या है? लोक सेवक है। और एक कोतवाल जो पहले नियुक्त होता था, कोतवाल, डोमा वर्सेस राज्य का केस आया था, डोमा वर्सेस स्टेट, की नियुक्त किसी गांव या किसी शहर में नियुक्त एक कोतवाल भी क्या होगा? इस 8वें खंड के तहत पब्लिक सर्वेंट है। उसी तरह जैसे रोडवेज की बस है, परिवहन की बस है, उसका कोई चालक है तो वो भी क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। उसका कोई बस का कंडक्टर है, ड्राइवर है, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। केस आया था रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में कि उसे भी क्या माना गया? लोक सेवक माना गया। ठीक उसी प्रकार इंडियन एयरलाइंस का कोई पायलट है तो वो भी लोक सेवक है। यानी ऐसा कोई भी ऑफिसर जो किसी अपराध को निवारण करने की इतला देता है, न्याय के लिए उपस्थित करता है, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी है, तो वो क्या होगा? लोक सेवक माना जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन 9th क्लोज, 9वां खंड। 9th क्लोज में है कि हर ऑफिसर यानी एवरी ऑफिसर, उसका क्या कर्तव्य है कि वो सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे और व्यय करे। यानी कोई ऐसा अधिकारी है जिसका ये कर्तव्य होता है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है या गवर्नमेंट की ओर से जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो क्या करता है? रिसीव करता है, उसको रखने का कर्तव्य होता है, उसको डिस्पोजल करने का कर्तव्य होता है, या गवर्नमेंट की ओर से कोई सर्वेक्षण करता है, निर्धारण करता है, या कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रॉपर्टी को लेकर के, या रेवेन्यू के लिए कोई प्रोसेस को इश्यू करता है, एग्जीक्यूशन करता है। जैसे रेवेन्यू अधिनियम बना हुआ है, राजस्व अधिनियम बना हुआ है, उसके लिए कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करता है ना। जो सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाली कोई रिपोर्ट, अन्वेषण देता है, यानी कोई मनी का मामला है, गवर्नमेंट के धन का मामला है, उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, सर्टिफाइड करता है, तो वो क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आएगा, 9th क्लोज में आएगा। यानी ऐसा सामान्य भाषा में ऐसा हर अधिकारी जो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की ओर से प्रॉपर्टी को धारण करता है, रिपोर्ट बनाता है, रखता है, डिस्पोजल करता है, उस प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी अन्वेषण की और की रिपोर्ट देता है, उसको 10 डॉक्यूमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करता है, जो विधि के तहत उसको धन संबंधी जो हित होता है, इंटरेस्ट होता है, वो उसमें निहित किया गया है सरकार की ओर से, तो वो क्या होगा? लोक सेवक माना जाएगा।
अब यहाँ हम ये जिक्र करते हैं कि जैसे मान लो कोई 8वें खंड में और 9वें खंड में 8 क्लोज में एक सरकारी स्कूल का जो शिक्षक टीचर तो आता ही है, प्राइवेट स्कूल का कॉलेज का शिक्षक क्या लोक सेवक आता है। तो यदि वो यूनिवर्सिटी की कॉपी का मूल्यांकन करता है तो वो यूनिवर्सिटी के तहत उसे अपॉइंट किया जाता है, तो एक विश्वविद्यालय के तहत वो क्या होगा, लोक सेवक है, अन्यथा वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन 10th 10वां खंड। उसमें है हर ऑफिसर, एवरी ऑफिसर, हर अधिकारी जिसका एक ऑफिसर के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले में धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, व्यय करे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, रेंट करे, उद्ग्रहित करे ना, और या दस्तावेजों को बनाए या अधिप्रमाणित करे। देखो 9th क्लोज में अपन पढ़ा था कि ऐसा अधिकारी आता है जो सरकार की ओर से संपत्ति को धारण करता है, और 10वें खंड में ऐसा अधिकारी आता है जो धर्मनिरपेक्ष के सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को धारण करता है, तो वो 10th क्लोज में आएगा। यानी ऐसा कोई भी होगा जो सेक्युलर कॉमन पर्पस, धर्मनिरपेक्ष का सामान्य प्रयोजन के तहत संपत्ति धारण करता है, तो वो व्यक्ति आएगा। ऐसा व्यक्ति गांव में हो सकता है, नगर में हो सकता है, जिले में हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष के लिए जो संपत्ति होती है उसको प्राप्त करता है, उसकी ओर से वाद दायर करता है, उसका डिस्पोजल करता है, उसका डॉक्यूमेंट बनाता है, उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित करता है, जो ऐसे अधिकारों का विनिश्चय करता है, तो वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। तो 9वें खंड में था सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जो सरकार की संपत्ति को ग्रहण करता है, और 10वें खंड में है कि हर ऐसा अधिकारी जो धर्मनिरपेक्ष के सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को धारण करता है, तो वो लोक सेवक है। 10वें खंड का एक उदाहरण लेता हूँ मैं, जैसे देवस्थान विभाग है, तो देवस्थान विभाग की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है मंदिर की और की, उसका उनका डिस्पोजल करना, व्यवन करना, वाद दायर करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, आदि प्रमाणित करना उस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, तो वो इस खंड के तहत सभी क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 11वां खंड। जब मूल आईपीसी बनी थी तो उसमें कितने थे, 10 खंड ही थे। जो ये 11वां खंड है इसमें खंड ए और बी, सॉरी 12वें खंड में ए बी है। 11वें खंड को अपन देखते हैं। 11 जो क्लोज है इसको जोड़ा गया था भारतीय निर्वाचन अपराध एवं जांच अधिनियम 1920, यानी 1920 में एक अधिनियम आया था। आईपीसी तो 1860 में बन गई थी, उस समय ये 11वां खंड नहीं था, 10 ही खंड थे। तो 11वां खंड कब जोड़ा गया था, 1920 में। निर्वाचन एवं अपराध एवं जांच अधिनियम, जो इलेक्शन संबंधी जो अपराध होते हैं उसकी जांच करने के लिए एक अधिनियम आया था, उसके लिए यहाँ पर एक 11 जो क्लोज है वो इंसर्ट किया गया था। 11वां खंड क्या कहता है कि हर ऐसा व्यक्ति जो पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, जो इलेक्टोरल रोल है उसको प्रिपेयर करता है, उसको पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, और उसे रिवाइज पुनरीक्षित करता है, और निर्वाचन संबंधी कोई कार्य करने के लिए उसे सशक्त एम्पावर्ड किया गया है, वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। यानी सामान्य शब्दों में कोई भी व्यक्ति है जो लोक सेवक होगा, सरकार का कोई अधिकारी लोक सेवक होगा, जो वोटर लिस्ट तैयार करता है, उसे वापस रिवाइज करता है, उसे मेंटेन करता है, उसे प्रकाशित करता है, उस पर आपत्तियां मांगता है, और इलेक्शन संबंधी जो कार्य करता है वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। इसे कब जोड़ा गया था, 1920 में। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 12 क्लोज, 12वां खंड। ये भी मूल आईपीसी में नहीं था, 12वां खंड। तो इसमें खंड ए और खंड बी, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर 2 खंड होते हैं। खंड ए को जोड़ा गया था 12वें खंड के लिए अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1958 के द्वारा। यानी ए को कब जोड़ा गया था, अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1958 के द्वारा इससे आईपीसी में शामिल किया गया था। और बी है उसे जोड़ा गया था 1964, जो अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1964 हुआ था। 12वें खंड का पहला खंड जोड़ा गया था अपराध विधि संशोधन अधिनियम,
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1958 में 12 क्लोज ए जोड़ा गया था और 12 क्लोज बी जोड़ा गया था, जो एंटी करप्शन लॉ हुआ था, भ्रष्टाचार निरोध विधि संशोधन अधिनियम 1964, जो एंटी करप्शन भ्रष्टाचार का जो एक्ट आया था 1964 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब क्या है इसमें 12 खंड में देखते हैं। तो 12 का लिखा है कि हर व्यक्ति पहला सरकार की सेवा में है या वेतन में है, जो लोक कर्तव्य निर्वहन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, वो लोक सेवक है। ये लोक सेवक की एक सामान्य और सटीक परिभाषा है। आपसे पूछ ले कि लोक सेवक क्या है, 20 शब्दों में आंसर दीजिए। तो 12 का खंड ए कि कोई भी व्यक्ति है जो सरकार की सेवा में है, यानी जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसके बदले में क्या लेते हैं, सैलरी, तो वो लोक सेवक हैं। या कोई अन्य व्यक्ति है जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, कोई भी गवर्नमेंट के जो लोक कर्तव्य है सरकार का, उसको निर्वहन करता है, बदले में क्या लेता है वो, कोई फीस या फिर कमीशन के रूप में कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, सरकार का सेवक होगा। उसी तरह 1964 के द्वारा जोड़ा गया था बी क्लोज, उसमें है लोकल अथॉरिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में राज्य की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें है ना, स्थानीय प्राधिकारी किसे कहते हैं, नगर निगम, म्यूनसिपलिटी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो स्थानीय प्राधिकारी का कोई भी ऑफिसर होगा वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। या फिर सेंटर है, स्टेट का कोई एक्ट है, उसके तहत कोई निगम है या कोई कंपनी अधिनियम 1956 जो पहले का लिखा है, अभी कंपनी अधिनियम 2013 नया आ गया, उसके तहत कोई सरकारी कंपनी है, उसमें कोई सेवा वेतन लेता हो, तो वो क्या होगा, लोक सेवक माना जाएगा। यानी कोई लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडीज, स्थानीय स्वशासन है, उसका कोई अधिकारी है, या कोई केंद्र प्रांत के अधिनियम के तहत स्थापित कोई निगम है, जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कॉर्पोरेट बॉडी है, उसका कोई ऑफिसर है, तो वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। जितनी भी पब्लिक कंपनी है जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है या सरकार की 50% से अधिक पूंजी धारित की जाती है, उसका कोई भी अधिकारी है, या कोई सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसका कोई अधिकारी है जो लोक कर्तव्य निर्वहन करता है या अपनी सेवा के बदले में फीस लेता है, तो वो क्या होगा, लोक सेवक माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब इसमें सेक्शन 21 में 3 एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दिया गया है, तो देख लेते हैं शॉर्ट में इसको। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी लोक सेवक है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं, ये आवश्यक नहीं है। कोई ज़रूर नहीं है कि जो पब्लिक सर्वेंट वही होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं है फिर भी वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गांव का सरपंच है, जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है, सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, फिर भी वो लोक कर्तव्य निर्वहन करता है और बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वो लोक सेवक है। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो। अभी तो वर्तमान में सरकार क्या करती है, किसी एजेंसी के जरिए ही अपॉइंट करती है, संविदा कर्मी अपॉइंट करती है, तो वो सब क्या होंगे, सरकारी जो कार्य करते हैं वो लोक सेवक होंगे। दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि हर व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे उसे उस पद को धारण करने के लिए कोई विधिक त्रुटि हो, फिर भी वो जितने समय पद धारण किया हो वो लोक सेवक माना जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन 2 का, स्पष्टीकरण 2 का, कि एक व्यक्ति को पटवारी अपॉइंट कर दिया गया और उसने अपना कार्य किया, उसने 3 महीने तक कार्य किया, उसके पश्चात कोई रिजल्ट में त्रुटि रह गई या किसी डॉक्यूमेंट उसके सही नहीं थे, फॉल्स डॉक्यूमेंट थे, उसके आधार पर उसे सेवा को बर्खास्त कर दिया गया। अब वो लोक सेवक नहीं है, उसके लोक सेवक को अपॉइंट करने में ही त्रुटि थी, लेकिन उस 3 माह के दौरान उसने जो कार्य किया हो वो लोक सेवक है, चाहे उसको पद धारण करने का अधिकार था या नहीं था। स्पष्टीकरण सेकंड यही कहता है। और स्पष्टीकरण थर्ड ये कहता है, जो अपने 11वां खंड देखा था ना, इलेक्शन से संबंधित था, उसके लिए है कि निर्वाचन शब्द के तहत तात्पर्य क्या है, संसद का हो गया, विधानसभा का हो गया, न्यायपालिका का हो गया, अन्य प्राधिकारी का हो गया, पंचायत का हो गया, इन सब के जो इलेक्शन किए जाते हैं वो निर्वाचन में शामिल है, निर्वाचन की परिभाषा में आएंगे। तो 3 स्पष्टीकरण हुए। अब हम देखते हैं कि इस आईपीसी में टोटल 21 में टोटल खंड कितने थे, 12, लेकिन आईपीसी समवर्ती सूची का विषय है, संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सेंटर भी अमेंडमेंट कर सकता है, स्टेट भी अमेंडमेंट कर सकता है। तो राजस्थान सरकार ने संशोधन किया
और संशोधन करके कब किया गया था? 1993, जिसे 11 फरवरी 1993 को लागू किया गया था। इसके तहत एक 13वां खंड और जोड़ा गया, यानी 12 के बाद में 13वां खंड एक प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति जो विधि के अंतर्गत अनुमोदित और मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा को संपादित करने के लिए उसकी देखरेख के लिए लोक निकाय के द्वारा नियुक्त किया गया लगाया जाता है, वो लोक सेवक होगा। लोक सेवक कौन होगा? कोई भी व्यक्ति है, जैसे यूनिवर्सिटी के कोई एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा होता है, बोर्ड का कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसकी मान्यता के लिए, उसको संपादित करने के लिए किसी पब्लिक बॉडी या लोक निकाय के रूप में नियुक्त किया जाता है या उसे लगाया जाता है, तो वो क्या होगा? लोक सेवक माना जाएगा। यानी जैसे यूनिवर्सिटी होती है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडी, सिंडिकेट, ये जो एक उनकी निकाय होती है, बॉडी होती है, हर यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है जो परीक्षा संबंधी कार्य करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो उसका भी क्या होगा? एक बॉडी होती है, निकाय होती है। तो जो ऐसा जो परीक्षा संबंधी दायित्व कार्य करती है, वो भी क्या होगा? लोक सेवक होगा। इसमें स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि लोक निकाय में क्या शामिल है, यानी जो लोक निकाय होता है वो लोक सेवक की परिभाषा में 13वां खंड कहता है। तो लोक निकाय में क्या शामिल है? तो किसी यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा परिषद होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, या फिर वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कोई स्थापित किया जाता है या संविधान के द्वारा कोई गठित किया जाता है, तो वो लोक निकाय माना जाएगा। या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गठित है, या किसी केंद्र राज्य के अधिनियम के द्वारा गठित है, या किसी जो ये एक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी क्या होता है? एक राज्य सरकार का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होता है, उसके तहत जो एकेडमिक काउंसिल होती है वो क्या होगी? एक लोक निकाय मानी जाएगी। या फिर एक स्थानीय प्राधिकारी, यानी एक लोकल अथॉरिटी होती है, वो भी क्या होगा? लोक निकाय होगा। तो इसके तहत जो कार्य किया जाता है वो अधिकारी किस में आएंगे? लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे। तो राजस्थान सरकार ने 1993 11 फरवरी 1993 को एक स्टेट अमेंडमेंट करके और 13वां खंड जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि विधि के द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा को संपादित करने और देखरेख के लिए जो लोक निकाय नियुक्त किया जाता है, वो भी क्या है? लोक सेवक की श्रेणी में है। तो अब यूनिवर्सिटी के जितने भी ये एकेडमिक काउंसिल बोम के होते हैं, या यूनिवर्सिटी के द्वारा इनके लिए परीक्षा संपन्न कराई जाती है, उसमें चाहे प्राइवेट व्यक्ति भी लगा है, तो वो उस दौरान लोक सेवक होगा। कॉपी का कोई मूल्यांकन किया जाता है उत्तर पुस्तिका के द्वारा, तो वो परीक्षा संबंधी कार्य हो गया, तो उस दौरान वो व्यक्ति क्या होगा? लोक सेवक होगा। तो सेक्शन 21 में टोटल कितने खंड थे? 12, और एक 13वां खंड राजस्थान के स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसका हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि कोर्ट के विभिन्न डिसीजन आए और उस डिसीजन में किस किस को माना गया कि वो लोक सेवक की परिभाषा में आता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं केस लॉज। एक केस आया था एम करुणानिधि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एम करुणानिधि जो डीएमके के जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसका केस है। एम करुणानिधि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1979। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया गया था कि मुख्यमंत्री लोक सेवक है। चीफ मिनिस्टर इज ए पब्लिक सर्वेंट। मुख्यमंत्री को क्या माना गया था? लोक सेवक माना गया था। एक और केस आया था दत्तात्रेय नारायण पेतल वर्सेज स्टेट 1975। इस मामले में यह कहा गया था कि एक मंत्री क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। एक मिनिस्टर को क्या माना गया था? लोक सेवक माना गया था, क्योंकि वो लोक कर्तव्य निर्वहन करता है। लेकिन एक एमएलए को लोक सेवक नहीं माना गया है, एक विधानसभा का सदस्य को लोक सेवक नहीं माना गया। मंत्री को तो माना गया है, मुख्यमंत्री को भी माना गया है, लेकिन एमएलए को नहीं माना गया। इसके लिए अपन केस देखते हैं आर.एस. नाइक ए.आर. अंतुले 1984। ये केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए को विशेष अधिकार भंग का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। जो विधानसभा का विशेष अधिकार होता है, उसको कोई भंग करता है तो प्रस्ताव ला सकता है, उसके लिए अवमानना के लिए कार्रवाई भी करवा सकता है, उसमें मत भी दे सकता है। वो संविधान का कार्य करता है, लेकिन वो लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता है। के संथानम समिति का गठित हुआ था। उस के संथानम समिति ने ये सिफारिश की थी कि एक एमएलए को भी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक उस सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। तो मुख्यमंत्री आता है, प्रधानमंत्री भी आ गया,
और मंत्री भी आता है, कैबिनेट या राज्य मंत्री, लेकिन एमएलए को अभी तक नहीं माना गया है। एक केस था बिंदेश्वरी शर्मा वर्सेज स्टेट 1980, तो उसमें एक आ गया था कि सरपंच भी लोक सेवक है, क्योंकि वो लोक कर्तव्य निर्वहन करता है और बदले में पारिश्रमिक लेता है, तो सरपंच को भी क्या माना गया था, लोक सेवक माना गया था। एसपी प्रधान वर्सेज एचएस माथुर 1970 का केस है। उस केस में एक पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, उस प्रधान को भी क्या माना गया है, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल किया गया है। यानी पंचायत का जो सदस्य होता है वो लोक कर्तव्य निर्वहन करता है, उसे भी क्या माना गया है, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल किया गया है। उसी तरह हम शॉर्ट में देख लेते हैं। और जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी है, नेशनल बैंक का कोई कर्मचारी है, वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। कुरियन वर्सेज राज्य, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन में आपको नहीं मिलेगा। कुरियन वर्सेज स्टेट, कुरियन वर्सेज स्टेट 1982, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी, नेशनल बैंक का कर्मचारी भी लोक सेवक है। इसका एक और केस आप नोट कर सकते हो, भारत संघ वर्सेज अशोक कुमार मित्र 1995, 1995, भारत संघ बनाम अशोक कुमार मित्र की राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी लोक सेवक है। उसी तरह कोई सरकारी कंपनी का जो प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग जो डायरेक्टर है, वो भी लोक सेवक है। एएस राव वर्सेज सीएनएन कुट्टी 1978, 1978 का मामला है। एएस राव बनाम सीएनएन कुट्टी की प्रबंध निदेशक सरकारी कंपनी का है, वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। फिल्म सेंसर बोर्ड का कोई अध्यक्ष है, वो भी क्या होगा, लोक सेवक है। फिल्म सेंसर बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है। केस था आशा पारेख बनाम राज्य 1977, आशा पारेख वर्सेज स्टेट, सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसे भी क्या माना गया था, लोक सेवक माना गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई भी कर्मचारी है, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, लोक सेवक है ही। केस था राज्य वर्सेज ओपी डोगरा, स्टेट वर्सेज ओपी डोगरा 1985। बिजली बोर्ड के कर्मचारी इंजीनियरिंग हुए, वो क्या है, लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। और कहीं भी आपको केस मिल जाएंगे, अध्ययन करेंगे तो स्टूडेंट्स, आज की जो ये सेक्शन 21 को अपने देखा कि लोक सेवक क्या है, पब्लिक सर्वेंट क्या है। धारा 14 में है सरकार का सेवक और धारा 21 में लोक सेवक। तो लोक सेवक की एक परिभाषा न दे करके उसमें विभिन्न कोटियों श्रेणियों को शामिल किया गया कि ये व्यक्ति शामिल है। तो टोटल इसमें 12 खंड थे, जिसमें से पहला खंड निश्चित है और एक राज्य संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या क्या केस लॉ आए, किन किन को शामिल किया गया है, उसका अध्ययन किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि लोक सेवक क्या है, कि लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है और उस बदले में वेतन प्राप्त करता है, वो लोक सेवक है। या जो लोक कर्तव्य निर्वहन करने के बदले में कोई फीस या पारिश्रमिक या मेहनताना प्राप्त करता है, तो वो लोक सेवक है, चाहे सरकार के द्वारा नियुक्त हो या नहीं हो। यानी सरकारी सेवक जो वेतन लेता है वो लोक सेवक है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लोक कर्तव्य निर्वहन करने के बदले में कोई फीस लेता है, मेहनताना लेता है, तो वो लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो ई व्याख्यान है आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ये महाविद्यालय का चैनल है और किसी का प्राइवेट चैनल नहीं है, गवर्नमेंट के आयुक्तालय के निर्देश से बनाए गए हैं ताकि बच्चों के अधिक से अधिक लाभदायक हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।